नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है बिहार करंट अफेयर्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग अक्टूबर 2021 महीने के बिहार करंट अफेयर्स से संबंधित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना की वार्षिक रैंकिंग में किस जिला ने सबसे तेज प्रगति करने के मामले में बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? विच डिस्ट्रिक्ट हैज टॉप्ड इन बिहार इन टर्म्स ऑफ मेकिंग द फास्टेस्ट प्रोग्रेस इन द एनुअल रैंकिंग ऑफ मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सुपौल। पिछले साल की तुलना में सुपौल जिले ने अपनी रैंकिंग में 17 पायदान छलांग लगाई है। पिछले साल यह राज्य में 32वें स्थान पर था, तो इस साल इसे 15वां स्थान हासिल हुआ है। इसकी रैंकिंग में सबसे अधिक सुधार हुआ है। बिहार विकास मिशन ने 7 निश्चय योजना की जो वार्षिक रैंकिंग जारी की है, इसमें मुजफ्फरपुर दूसरे नंबर पर है। बिहार में कोरोना टीकाकरण का लक्षित 6 करोड़ का आंकड़ा कितने दिन में पूरा हो गया है? इन हाउ मेनी डेज हैज़ द टारगेट ऑफ 6 करोड़ कोरोना वैक्सीनेशन बीन कंप्लीटेड इन बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 263 दिन में। राज्य में 16 जनवरी से कोरोना टीकाकरण अभियान का संचालन किया जा रहा है। राज्य में 6 माह में 6 करोड़ टीका लगाने की घोषणा 21 जून को हुई थी। दिसंबर 2021 तक राज्य में 8 करोड़ से अधिक टीकाकरण होने की संभावना है। बिहार देश में देखेंगे तो कोरोना टीकाकरण मामले वाला शीर्ष 6ठा राज्य बन गया है। सबसे नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश। 11 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों का टीकाकरण वहां संपन्न हो चुका है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 के पुरुष ऊंची कूद में कांस्य पदक जीतने वाले किस बिहारवासी को अर्जुन पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? अर्जुना अवार्ड हैज बीन अनाउंस्ड टू बी गिवन टू विच बिहारी हु वन द ब्रॉन्ज मेडल इन द मेंस हाई जंप एट द टोक्यो पैरालंपिक्स 2020? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इनका नाम है शरद कुमार। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के शरद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक्स में हाई जंप की स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर पूरे देश में बिहार का नाम रोशन किया था। ऊंची कूद की तिलेसट स्पर्धा में शरद ने 1.83 मीटर की छलांग लगाई थी। 2018 में एशियन पैरालंपिक में 1.9 मीटर हाई जंप करके शरद ने गोल्ड मेडल भी जीता था। इससे पहले 2 साल की उम्र में पोलियो की नकली खुराक दिए जाने से शरद के बाएं पैर में लकवा मार गया था। किस प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा बिहार के उच्च माध्यमिक स्कूलों में मॉडल विज्ञान प्रयोगशाला विकसित की जाएगी? विच टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट विल डेवलप ए मॉडल साइंस लेबोरेटरी इन द हायर सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, IIT पटना। इसके लिए पटना जिले के 7 स्कूलों का पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चयन किया गया है। IIT पटना द्वारा स्थापित विज्ञान लैब अगर सफल रही तो इसकी तर्ज पर पटना के स्कूलों के साथ साथ भागलपुर, मुजफ्फरपुर और गया में भी विज्ञान लैब स्थापित की जाएगी। इसके तहत स्कूलों में विज्ञान के सभी विषयों भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान और जूलॉजी के लिए अलग अलग लैब होगी और इसके सामान की आपूर्ति IIT पटना द्वारा की जाएगी। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा बिहार के किस जिले में फायर क्ले का विशाल भंडार मिला है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार अ ह्यूज डिपोजिट ऑफ फायर क्ले हैज बीन फाउंड बाय द ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर। कहलगांव अंचल के माधोरामपुरा मौजा स्थित कासरी चंडीपुर पहाड़ी पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम द्वारा किए गए सर्वे में फायर क्ले का भंडार होने का खुलासा हुआ है। फायर क्ले का भंडार पूरे कासरी पहाड़ी पर है, तो चाइना क्ले का बड़ा भंडार बटेश्वर पहाड़ी में है। ये भी कहलगांव में ही है, भागलपुर में। आज़ादी के पहले बंगाल पॉटरीज द्वारा बटेश्वर पहाड़ी से चाइना क्ले यानी चीनी मिट्टी का बड़े पैमाने पर खनन किया जाता था और रेल मार्ग से बंगाल भेजा जाता था। फायर क्ले पत्थर का उपयोग फायर ब्रिक्स बनाने में होता है। लॉ इंडस्ट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स की डेट आ गई है। परीक्षा 23 जनवरी 2022 को होगी। वैसे तो शुरू में ये परीक्षा अक्टूबर में होने वाली थी 2021 में, लेकिन डेट बढ़कर जनवरी हो गई है। तो अब साल भर के करंट अफेयर्स से काम नहीं चलेगा, आपको 14 महीने का करंट अफेयर्स स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि 66वीं बीपीएससी में प्रश्न अक्टूबर
2020 तक के ही आए थे। तो नवंबर 2020 से लेकर के दिसंबर 2021 तक के इन 14 महीनों के करंट अफेयर्स को आप मात्र 17.5 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं। इट टेक्स हार्डली 17.5 आवर्स टू कंप्लीट 14 मंथ्स ऑफ करंट अफेयर्स। कैसे ऐसे करेंगे? देखिए, वीकली करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज आती है एमपीएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, नेशनल और इंटरनेशनल वर्जन का। इसमें 60 पीडीएफ आपको मिलेंगे। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में आपको 6 मिनट का लगभग समय मिलेगा, तो 360 मिनट का समय इसमें लग जाएगा, यानी 6 घंटे। मंथली करंट अफेयर्स हिंदी में शॉर्ट नोट्स आती है, नेशनल और इंटरनेशनल वर्जन का इसकी वीडियो रिलीज नहीं होती है, ये पीडीएफ के रूप में ही आपको मिलेगा। तो कुल 14 महीने का 14 पीडीएफ मिलेगा। 25 मिनट एक पीडीएफ को रिवाइज करने में समय लगेगा, तो 350 मिनट इसमें लग गए। और बिहार का मंथली करंट अफेयर्स, इसमें कुल 17 पीडीएफ आपको मिलेंगे। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 20 मिनट, कुल 340 मिनट। सबको जोड़ेंगे तो केवल 17.5 घंटे लगेंगे आपको वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स और बिहार मंथली करंट अफेयर्स, ये तीनों अच्छे से रिवाइज हो पाएगा। ये कितना ऑथेंटिक है इससे आप देख सकते हैं कि वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज से 19 प्रश्न 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में आ चुके हैं, मंथली करंट अफेयर से 7 प्रश्न और बिहार मंथली करंट अफेयर से 10 प्रश्न 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में आ चुके हैं। तो कुल 36 प्रश्न टैली हुआ है। तो ये कितना रिलायबल है और ऑथेंटिक है इससे आपको पता चलेगा। दोस्तों, ये पीडीएफ आपको मिलेगा कैसे? ये पीडीएफ मिलेगा संपूर्ण व्याख्या के साथ, फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। केवल आपको एक बार 600 रुपये का पेमेंट करना है। बैंकिंग डिटेल दिया गया है, प्रियंका कुमारी के नाम से अकाउंट है, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर सभी दिया हुआ है। पेटीएम, फोनपे, यूपीआई एक ही नंबर है, 7366005556 एक ही नंबर है। गूगल पे नाम हालांकि अलग है, निशा रानी के नाम से अकाउंट है, नंबर सेम है। आपको करना क्या है? ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट को टेलीग्राम नंबर, सेम नंबर है, इसी नंबर पे भेज देना है। आपको पैड ग्रुप एमपीएन एकेडमी प्रीमियम में ऐड कर दिया जाएगा टेलीग्राम पर, और वहीं पर आपको पीडीएफ मिलना शुरू हो जाएगा। कई बार टेलीग्राम पे नंबर सर्च करने में मुश्किल होती है, मिलता नहीं है, तो 91 आप शुरू में लगाएंगे इस नंबर के पहले, तो आपको ये नंबर दिख जाएगा। फिर भी यदि परेशानी होती है तो व्हाट्सएप पे सेम नंबर से अकाउंट है, वहाँ भी संपर्क कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट वहाँ भी शेयर कर सकते हैं। कपड़ा और वस्त्र मंत्रालय ने बिहार के 4 जिलों में बुनकरों के उत्थान के लिए क्लस्टर बनाने की स्वीकृति दी है। निम्न में से कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है? द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स हैज़ अप्रूव्ड द फॉर्मेशन ऑफ क्लस्टर्स फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वेबर्स इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। गया इसमें शामिल नहीं है, पटना है, नवादा है, नालंदा है और चौथा डिस्ट्रिक्ट है भागलपुर। क्लस्टर होने से बुनकरों को कच्चा माल दिया जाएगा, इसके बाद वे कच्चे माल से धागा तैयार करेंगे। यहाँ ही उनके लिए कपड़ा, रंगाई, फिनिशिंग, पैकेजिंग आदि की व्यवस्था भी की जाएगी। इसके साथ बुनकरों को समय समय पर प्रशिक्षण देने की भी योजना है ताकि डिजाइनर कपड़े तैयार किए जा सकें। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी CMIE द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार सितंबर 2021 के अंत में बिहार में बेरोजगारी दर कितनी रही? अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज्ड बाय द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी CMIE, व्हाट वाज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन बिहार एट द एंड ऑफ सितंबर 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ये रही 10%। अगस्त 2021 में पूरे सूबे में 13.6% बेरोजगारी दर रही थी, तो 3.6% की गिरावट आई है पिछले एक महीने में, और यह 10% हो गई है घटकर। बिहार के शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 16.9%, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह दर 9% रही। हालांकि यह अब भी राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है, जो कि 6.9% है, नेशनल एवरेज। सबसे हाईएस्ट देखेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर में है 21.6%, उसके बाद हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, त्रिपुरा, झारखंड और पुडुचेरी है, और बिहार की रैंक है 8th यानी 8वीं। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के जिला अस्पतालों में 1 लाख लोगों पर औसतन कितने बेड उपलब्ध हैं? अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट रिपोर्ट रिलीज्ड बाय नीति आयोग, हाउ मेनी बेड्स आर अवेलेबल ऑन एन एवरेज पर 1 लाख पीपल इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स ऑफ बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। मात्र 6 बेड हैं उपलब्ध। इस रिपोर्ट को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन इंडिया ने आपसी सहयोग से तैयार किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जिला अस्पतालों में प्रति 1 लाख आबादी पर औसतन 24 बेड है। इसमें पुडुचेरी के जिला अस्पतालों में सबसे ज़्यादा औसतन 222 बेड उपलब्ध हैं, और सबसे खराब स्थिति रही है बिहार की,
जहां 1 लाख की आबादी पर औसतन 6 बेड ही उपलब्ध है। जिला अस्पतालों के कामकाज में बेहतर गतिविधियों के शीर्षक वाली नीति आयोग की रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आया है। बिहार में बच्चों के विकास के लिए वर्ष 2013-14 से 2019-20 के बीच कुल व्यय कितने प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन बिहार ओवरऑल एक्सपेंडिचर बिटवीन द ईयर्स 2013-14 to 2019-20 grew at what percentage annual growth rate? The right answer is option number C, 22.7%। यह जानकारी उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारा किशोर प्रसाद ने बाल बजट निर्माण को लेकर मैनुअल के लोकार्पण के अवसर पर कही। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में 18 वर्ष से कम उम्र की बच्चों की आबादी 5 करोड़ है। इन बच्चों का 90% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। इस मैनुअल को वित्त विभाग और यूनिसेफ बिहार के साथ मिलकर एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट आदि द्वारा तैयार किया गया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार देश के उन 3 राज्यों में से एक है जहां 2013-14 में ही बाल बजट का निर्माण शुरू हुआ है। जैविक कॉरिडोर योजना के अंतर्गत बिहार की पहली जैविक हाट किस जिले में खोली गई है? इन विच डिस्ट्रिक्ट द फर्स्ट ऑर्गेनिक हाट ऑफ बिहार हैज बीन ओपन्ड अंडर द ऑर्गेनिक कॉरिडोर स्कीम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और डीडीसी प्रतिभा रानी ने संयुक्त रूप से इस जैविक उत्पाद हाट का उद्घाटन किया, जहां अब प्रतिदिन जिले में बनाए गए जैविक कॉरिडोर में उपजाई जाने वाली सब्जी की बिक्री होगी। सरकार की योजना के अंतर्गत बिहार के 13 जिले के किसान पिछले 2 वर्षों से लगातार जैविक विधि से खेती कर रहे हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी समस्या इन्हें उचित स्थान और बाजार नहीं हो पाना रहा, जिसको देखते हुए भागलपुर कृषि कार्यालय परिसर में बिक्री केंद्र की शुरुआत की गई है और ये बिहार में पहला है। सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने के लिए किशोरी और महिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस योजना की शुरुआत की गई है? विच स्कीम हैज बीन स्टार्टेड इन द फील्ड ऑफ एडोलेसेंट एंड वुमेन्स हेल्थ टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इस पहल का नाम है नव्या और यही है ये नव्या। गुलमोहर मैत्री संस्था की ओर से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय द्वारा 2 अक्टूबर को महिला स्वास्थ्य की दिशा में नव्या योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को गर्भाशय के कैंसर से बचाने की कोशिश की जाएगी। इसके लिए इस कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा कि बच्चों को टीका कितना जरूरी है। देश की कुल कैंसर पीड़ितों में 33% सर्वाइकल कैंसर के मामले हैं। WHO का लक्ष्य है कि 2030 तक इसे नियंत्रित कर लिया जाए। 15 वर्ष की बच्चियों का 90% टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है और भारत में हर 8 मिनट में एक महिला की मौत सर्वाइकल कैंसर की वजह से होती है। बाल साहित्य श्री राम कथामृतम के लिए किस महिला कवयित्री को सुर सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? विच वुमन पोएट हैज बीन अनाउंस्ड टू बी ऑनर्ड विद सुर सम्मान फॉर चिल्ड्रंस लिटरेचर श्री राम कथामृतम? दिस इज द बुक बालखंड काव्य एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर किरण सिंह। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने वर्ष 2020 के पुरस्कारों और सम्मानों के नाम की घोषणा कर दी है। बाल साहित्य श्री राम कथामृतम के लिए पटना की कवयित्री डॉक्टर किरण सिंह को सुर सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। मुजफ्फरपुर के साहित्य डॉक्टर महेंद्र मधुकर को वर्ष 2020 का महात्मा गांधी साहित्य सम्मान दिया जाएगा और वहीं बिहार के राहुल शिवाय को मौन भी अपराध है पुस्तक की रचना के लिए हरिवंश राय बच्चन युवा गीतकार सम्मान मिला है। तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम TEQIP संस्थानों के बीच हुई प्रतियोगिता में बिहार के किस इंजीनियरिंग कॉलेज ने देश के 147 TEQIP संस्थानों में से 12वां स्थान हासिल किया है? विच इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ बिहार हैज सिक्योर्ड 12th पोजीशन among 147 TEQIP institutes of India in the competition between Technical Education Quality Improvement Program TEQIP institutes? The right answer is option number C, भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भागलपुर। बीते माह अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम यानी TEQIP संस्थानों के बीच ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग 12वें स्थान पर आया है। सभी संस्थानों के छात्रों का औसत रहा था 41.5%। राज्य का औसत यानी बिहार का औसत रहा 44.6, जबकि भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज का औसत रहा है छात्रों का 55.5। भारत सरकार ने किस शहर के अटल टिंकरिंग लैब के छात्रों द्वारा निर्मित एयर वाटर जनरेटर को पेटेंट कराया है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
हैज पेटेंटेड द एयर वाटर जनरेटर मैन्युफैक्चर्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ अटल टिंकरिंग लैब ऑफ विच सिटी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गया। और यही है वो मशीन। जिला स्कूल गया के छात्रों की हवा की नमी से बनाने वाले प्रोजेक्ट को भारत सरकार ने पेटेंट कराया है। इस पेटेंट में शिक्षक डॉक्टर देवेंद्र सिंह, छात्र प्रेम सागर, प्रीतम कुमार तथा श्रेया सिन्हा इक्विपमेंट एंड इनोवेटर हैं। अब चारों के बीच बाउंड भरा जाएगा। कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट, डिजाइन एवं ट्रेडमार्क ने जिला स्कूल को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया है। देश भर के चयनित 7 अटल टिंकरिंग लैब स्कूलों ने अपने अपने प्रोजेक्ट को पेटेंट के लिए आवेदन दिया था, जिसमें से गया का ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हुआ है। पराली प्रबंधन के लिए किस जिले के मॉडल को पूरे बिहार में लागू करने का फैसला लिया गया है? विच डिस्ट्रिक्ट्स मॉडल फॉर स्टबल मैनेजमेंट हैज बीन डिसाइडेड टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द होल ऑफ बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रोहतास। पराली प्रबंधन के लिए रोहतास मॉडल के विस्तार योजना पर कॉम्फेड ने काम शुरू कर दिया है। संस्थान ने बिहार कृषि विश्वविद्यालय के प्रसार शिक्षा निदेशक डॉक्टर आर.के. सोहाने को पत्र लिखकर सभी कृषि विज्ञान के क्षेत्र में पराली की मात्रा बताने को कहा है। सरकार इस पर 75% का अनुदान देती है। योजना की शुरुआत रोहतास के विक्रमगंज कृषि विज्ञान केंद्र से हुई थी। ललबेकिया नदी पर आधारित चर्चित पुस्तक मेरे गांव की नदी के लेखक रे किस प्रसिद्ध साहित्यकार का निधन हाल ही में हो गया है? विच रिनाउंड लिटरेटर हु ऑथर्ड द फेमस बुक मेरे गांव की नदी बेस्ड ऑन द रिवर लालबेकिया हैज पास्ड अवे रिसेंटली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, गौरी शंकर नागदंस। इस पुस्तक में इन्होंने नदी के साथ छेड़छाड़ से लेकर बाढ़ की त्रासदी और गांवों के दर्द को उकेरा है। इस पुस्तक के लिए उन्हें राजभाषा पुरस्कार भी मिला था। नागदंस जी के आलेखों से प्रभावित होकर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने उन्हें राजनीति में आने का भी न्योता दिया था। 1985 में उन्हें सीतामढ़ी के मेजरगंज से लोक दल का टिकट लेकर चुनाव भी लड़वाया था। हालांकि पहली बार वो हार गए थे, लेकिन 1990 में जनता दल के टिकट पर विजयी भी हुए थे। बिहार से एड्स को किस वर्ष तक समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? बाय विच ईयर द टारगेट हैज बीन सेट टू एलिमिनेट एड्स फ्रॉम बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 2030 तक। बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान भवन पटना में HIV एड्स कार्यक्रम से संबंधित अंतर विभागीय बैठक में यह निर्णय लिया गया है। समिति के संयुक्त निदेशक मनोज कुमार सिन्हा ने मार्च 2021 को बिहार सरकार द्वारा नवसृजित HIV एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 2017 के अंतर्गत दिए गए विभिन्न प्रावधानों से सभी पदाधिकारियों को अवगत कराया इस मीटिंग में, और 2030 तक बिहार से एड्स को खत्म करने का निर्णय लिया गया है। चुनाव आयोग ने रामविलास पासवान की बनाई गई लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा को विभाजित करके केंद्रीय खाद्य मंत्री पशुपति कुमार पारस के गुट का नाम क्या रख दिया है? व्हाट इज द नेम ऑफ द फैक्शन ऑफ यूनियन फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर पशुपति पारस आफ्टर द इलेक्शन कमीशन स्प्लिट द लोक जनशक्ति पार्टी LJP फॉर्म्ड बाय रामविलास पासवान? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। पार्टी का नाम होगा इनका राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी RLJP। नए नाम देकर चुनाव आयोग ने पारस और चिराग दोनों गुटों के अलग अलग पार्टी होने पर औपचारिक मुहर लगा दी है। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के गुट को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का नाम मिला है। पारस गुट को सिलाई मशीन चुनाव चिन्ह के तौर पर आवंटित किया गया है, जबकि चिराग गुट को हेलीकॉप्टर छाप की नई पहचान मिली है। ग्रामीण विकास विभाग की जारी रैंकिंग के अनुसार बिहार में PM आवास योजना और मनरेगा के तहत रोजगार मुहैया कराने में किस जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया है? अकॉर्डिंग टू द रिलीज्ड रैंकिंग ऑफ रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, विच डिस्ट्रिक्ट हैज सिक्योर्ड फर्स्ट प्लेस इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अंडर PM आवास एंड मनरेगा इन बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, भोजपुर। दिसंबर के अंत तक सूबे में 27 लाख से अधिक लाभार्थियों के खाते में PM आवास की राशि भेज दी जाएगी। यह रैंकिंग इस आधार पर जारी की गई है कि जिलों को मिले लक्ष्य के अनुरूप कितने लाभार्थियों का चुनाव किया गया और कितने की जॉब कार्ड मैपिंग की गई। इस मामले में राज्य के 6 जिलों ने 100% लक्ष्य हासिल किया है। पहले स्थान पर तो रहा भोजपुर, सेकेंड नंबर पर दरभंगा, उसके बाद 100% लक्ष्य हासिल करने में खगड़िया, किशनगंज, नालंदा और सहरसा जिले भी शामिल रहे। सबसे लास्ट पोजीशन पे आया है गोपालगंज।
38वें नंबर पर। पटना में किस वर्ष हुई गांधी मैदान सीरियल बम ब्लास्ट मामले में 9 आरोपियों को पटना NIA कोर्ट ने दोषी करार दिया है? इन विच ईयर्स गांधी मैदान सीरियल बम ब्लास्ट केस इन पटना 9 accused have been convicted by the Patna NIA court. The right answer is option number B. 2013। नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली में गांधी मैदान और पटना जंक्शन पर सीरियल बम ब्लास्ट 27 अक्टूबर 2013 को हुआ था। इस घटना में 6 लोगों की मौत हुई थी और 89 लोग घायल हो गए थे। तब मोदी भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित किए गए थे। मोदी के भाषण के दौरान ही विस्फोट हुआ था। 8 साल बाद इस मामले में फैसला आया है। NIA कोर्ट के विशेष न्यायाधीश गुरिंदर सिंह मल्होत्रा ने यह फैसला सुनाया। NIA ने पाया कि सभी आरोपित इंडियन मुजाहिदीन के सक्रिय जिहादी सदस्य हैं। 100 वर्षों में पहली बार वोटिंग से हुए चुनाव में इमारत ए शरिया के 8वें अमीर यानी अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द 8th अमीर और प्रेसिडेंट ऑफ द इमारत ए शरिया इन एन इलेक्शन held by voting for the first time in 100 years. The right answer is option number B. फैसल रहमानी यही है। 26 जून 1921 को स्थापित इमारत शरिया जिसका हेडक्वार्टर है फुलवारी शरीफ पटना में बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का एक महत्वपूर्ण धार्मिक व सामाजिक संगठन है। इसका उद्देश्य है कि ऐसी कोशिश की जाए कि मुसलमान सही शरई जिंदगी जी सके। इसके साथ ही इसका मकसद मुसलमानों की शिक्षा व आर्थिक क्षेत्र में मार्गदर्शन, सेवा और कल्याण है। फैसल रहमानी 7वें अमीर शरिया मौलाना वली रहमानी के साहबजादे यानी पुत्र हैं। रहमानी मुंगेर के खानका से ताल्लुक रखते हैं। जयप्रभा मेदांता अस्पताल का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार के किस शहर में किया गया है? जयप्रभा मेदांता हॉस्पिटल हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार इन विच सिटी ऑफ बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पटना में। मेदांता ग्रुप के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक डॉक्टर नरेश त्रेहान ने कहा है कि राज्य के गरीब से गरीब मरीजों को भी विश्व स्तरीय इलाज की सुविधा मिलेगी। आयुष्मान भारत के अलावा राज्य सरकार की सभी योजनाएं यहां मान्य होंगी। इतना ही नहीं, राज्य सरकार के कर्मियों को भी रियायती दर पर इलाज होगा। 600 बेड के इस अस्पताल में फिलहाल 250 बेड पर इलाज शुरू हो गया है। कुल बेड क्षमता का 25% बेड गरीब मरीजों के लिए आरक्षित होगा। 30 अक्टूबर 2021 को इसका उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जयप्रभा अस्पताल खोलने की शुरुआत वर्ष 1979 में ही की गई थी, क्योंकि लोक नायक जयप्रकाश नारायण की इच्छा थी कि पटना में कैंसर का अस्पताल बनना चाहिए और अब जाकर यह सपना साकार हुआ है। बिहार राज्य की पहली फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी किस जिले में खोली गई है? इन विच डिस्ट्रिक्ट द फर्स्ट फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ऑफ बिहार स्टेट हैज़ बीन ओपन्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, किशनगंज। कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से इसको प्रमाण पत्र मिल चुका है। कंपनी का नाम महानंदा जीविका महिला एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड रखा गया है। हालांकि कंपनी की ब्रांडिंग किस नाम से होगी अभी यह तय नहीं है। किशनगंज में चाय खेती से जुड़ी जीविका दीदी अब चाय कंपनी की मालकिन बनेगी यानी शेयर होल्डर होंगी। वे खुद प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग व मार्केटिंग भी करेंगी। 3 साल बाद यह चाय बाजार में मिलेगी यानी 2024 में इसका पहला प्रोडक्ट लॉन्च होगा। केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी किए गए आंकड़े के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत शहरी नागरिक शहरों में 51% संपत्ति के स्वामी हैं? अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड डेटा बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, व्हाट परसेंटेज ऑफ द अर्बन सिटीजन्स ऑफ बिहार ऑन 51% ऑफ द प्रॉपर्टी इन द सिटीज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 10%। राज्य के शहरों में आर्थिक हालात के सबसे निचले पायदान पर मौजूद 10% लोगों की संपदा केवल उनकी फटेहाली है। उनके पास भौतिक या वित्तीय संपत्ति में कुछ भी नहीं है। यानी एक तरफ तो ऊंचे ऊंचे आपको अच्छे अच्छे होटल दिखेंगे और एक तरफ फटेहाली, यानी गरीब और अमीर के बीच में ये जो खाई है बढ़ती ही चली जा रही है। अमीरी और गरीबी के इस बड़े अंतराल का खुलासा हाल ही में आए ऋण एवं निवेश सर्वेक्षण रिपोर्ट जनवरी से दिसंबर 2019 तक के सर्वेक्षण के आधार पर से हुआ है। बिहार के शहरों में ही नहीं, गाँव में भी आर्थिक रूप से समर्थों व असमर्थों के बीच काफ़ी गहरी खाई है। यहाँ भी यानी गांव में भी 10% संपन्न लोग गांव के 43% संपत्ति के मालिक हैं, जबकि नीचे के 10% लोग केवल 1% संपदा के ही भरोसे हैं। अररिया जिले में फारबिसगंज के पास
स्थित औराही हिंगना में 10 एकड़ जमीन पर मंकी पार्क बनाया जाएगा। यह किस मशहूर साहित्यकार का जन्म स्थान है? मंकी पार्क विल बी बिल्ट ऑन 10 एकर्स ऑफ लैंड एट औराही हिंगना नियर फॉरबिसगंज इन अररिया डिस्ट्रिक्ट। दिस इज द बर्थ प्लेस ऑफ विच फेमस लिटरेचर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, फणीश्वर नाथ रेणु। राज्य सरकार के वन पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू ने कहा कि इस पार्क का नाम रेणु वन पार्क होगा। उत्पाती बंदरों को पकड़कर यहाँ रखा जाएगा, फलदार वृक्ष लगाए जाएंगे। रेणु प्रेमचंद के बाद के युग में आधुनिक हिंदी साहित्य के सबसे सफल और प्रभावशाली लेखकों में से एक थे। आप कमेंट बॉक्स में फणीश्वर नाथ रेणु जी के सबसे चर्चित उपन्यास का नाम लिखिए, जिसे प्रेमचंद के गोदान के बाद सबसे महत्वपूर्ण हिंदी उपन्यास माना जाता है। प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। अब 4 प्रश्न आपको मिलेंगे बिहार विधानसभा शताब्दी वर्ष से संबंधित। 21 अक्टूबर को पटना में बिहार विधानसभा शताब्दी वर्ष स्तंभ का शिलान्यास किनके द्वारा किया गया है? हु लैड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ बिहार विधानसभा सेंटेनरी ईयर पिलर इन पटना ऑन 21 अक्टूबर 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। 7 फरवरी 2021 को ही बिहार विधानसभा भवन ने 100 साल पूरे कर लिए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को असली बिहारी कहा, क्योंकि ये बिहार में लगभग 2 वर्षों के लिए राज्यपाल रहे थे और बिहार के राज्यपाल ही थे जब इन्हें राष्ट्रपति बनने का अवसर मिला। राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे पहले ये 2017 में तीसरा कृषि रोडमैप जो बिहार का जारी हुआ था उसको शुरू करने के लिए बिहार आए थे। 7 फरवरी 1921 को बिहार विधानसभा के मौजूदा भवन का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया था? By whom was the present building of Bihar Legislative Assembly inaugurated on 7th February 1921? The right answer is option number D, लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। 7 फरवरी 1921 यानी 100 साल पहले जब विधानसभा के मौजूदा भवन का उद्घाटन तत्कालीन राज्यपाल लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने किया, तब इसे बिहार उड़ीसा विधानसभा के नाम से जाना जाता था। 7 फरवरी 1921 को ही मौजूदा भवन में पहली बैठक हुई थी। सर वाल्टर मोड ने इसकी अध्यक्षता की थी। बिहार के पहले राज्यपाल लॉर्ड सत्येंद्र कुमार सिन्हा ने इसे संबोधित किया था। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, एक बहुत ही मुश्किल प्रश्न आपके सामने दे रहा हूं। बिहार विधानसभा जो अभी दिख रही है आपको वर्तमान में, उसके आर्किटेक्ट का नाम बताइए। कमेंट सेक्शन में लिखिए इसका नाम। बिहार विधायी परिषद की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल हेल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 20 जनवरी 1913। 12 दिसंबर 1911 बिहार के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण दिन है। इसी दिन बिहार को बंगाल से अलग करने की मांग पूरी की गई थी। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के आधार पर बिहार और उड़ीसा को मिलाकर बंगाल से अलग राज्य बनाने की घोषणा की। 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग होकर बिहार एवं उड़ीसा राज्य अस्तित्व में आया। सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली इस राज्य के पहले उपराज्यपाल थे। विधायी परिषद की पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को बांकीपुर स्थित पटना कॉलेज के सभागार में हुई थी। ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, क्योंकि बिहार विधानसभा ने 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इससे संबंधित अंतिम प्रश्न देखिए। नवगठित बिहार राज्य के विधायी प्राधिकरण के रूप में सबसे पहले कितने सदस्यीय विधान परिषद का गठन किया गया था? हाउ मेनी मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज फर्स्ट कंस्टिट्यूटेड एज द लेजिस्लेटिव अथॉरिटी ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड बिहार स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 43। और उस समय देखिए बिहार, झारखंड और वर्तमान उड़ीसा ये तीनों मिला करके एक ही प्रदेश हुआ करता था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अधिनियम 1919 के तहत बिहार एवं उड़ीसा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, जो 1920 में जाकर साकार हुआ। हालांकि पूर्ण राज्य का दर्जा मिलते ही बिहार में राज्यपाल की नियुक्ति हुई। इसके पहले यहाँ उपराज्यपाल होते थे। बिहार के पहले राज्यपाल कौन रहे? लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। नए राज्य के विधायी प्राधिकार के रूप में 43 सदस्यीय विधान परिषद का गठन किया गया। इनमें 24 सदस्य निर्वाचित एवं 19 सदस्यों को उप राज्यपाल मनोनीत करते थे। अभी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए वर्तमान में बिहार में विधानसभा में कितनी सीटें हैं और विधान परिषद में कितनी सीटें हैं। दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर प्रसारित होने वाले सारे करंट अफेयर्स को संपूर्ण व्याख्या यानी फुल डिस्क्रिप्शन के साथ आप पीडीएफ कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में तो जानकारी आपको दी गई है। इसके बारे में और विस्तृत इन्फॉर्मेशन
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर किया जा रहा है। दोस्तों इन PDF के सारे आप इस आधे घंटे के वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे और पूरे साल भर के करंट अफेयर्स को आप 16 से लेकर 17 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए अंतिम प्रश्न को देखते हैं। बिहार राज्य के सरकारी कर्मियों को कहां पर स्थित बुद्ध स्मृति पार्क और विपश्यना केंद्र में साधना के लिए 15 दिनों के अवकाश की घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा की गई है। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैज अनाउंस्ड 15 days holiday to the government employees of Bihar for spiritual practice at Buddha Smriti Park and Vipassana Center located at the right answer is ऑप्शन नंबर बी। ये पटना में स्थित है। 3 जुलाई 2018 से यहाँ विपश्यना केंद्र का नियमित संचालन हो रहा है। राज्य सरकार के कर्मियों को बुद्ध स्मृति पार्क पटना में संचालित विपश्यना केंद्र में आवासीय विपश्यना पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए अधिकतम 15 दिनों का विशेष अवकाश का सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष समारोह में राष्ट्रपति के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा की थी। राज्य सरकार के कर्मियों के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार पटना के तत्वावधान में बुद्ध स्मृति पार्क पटना में स्थित विपश्यना केंद्र का संचालन पाटलिपुत्र विपश्यना ट्रस्ट द्वारा निःशुल्क रूप में किया जाता है। विपश्यना ध्यान यानी विपश्यना मेडिटेशन किए जाने से सरकारी कर्मियों के कार्य क्षमता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसी मनोदशा के साथ इस योजना को लॉन्च किया गया है। दोस्तों अक्टूबर 2021 महीने के बिहार करंट अफेयर्स से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उसे 30 MCQs में कवर कर लिया गया है। लेकिन इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे करंट अफेयर्स के कंटेंट होते हैं जो उतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं लेकिन फिर भी एग्जाम में कई बार दिखाई दे जाते हैं। और इसी एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स के लिए हमने चलते चलते सेक्शन बनाया है। इसमें इस बार भी आपको लगभग 10 पेज मिलेंगे और इसका वीडियो जारी नहीं किया जा रहा है क्योंकि इससे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये आपको PDF के रूप में मिलेगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशंस।